स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच, मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात भारतीय अर्थव्यवस्था की और निवेश की चुनौती की। निवेश की चुनौती को कैसे खत्म किया जाए, इस देश में कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश को लुभाया जाए, बढ़ाया जाए, इस दिशा में पिछले कुछ सालों से लगातार काम हो रहे हैं। इसी क्रम में देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम अमेरिका की ओर देख रहे हैं, 4 दिन के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस यात्रा के बाद विदेशी निवेश के लिहाज से, खासतौर से अमेरिका की तरफ से आने वाले निवेश के लिहाज से कुछ बेहतर कदम आगे बढ़ते दिखेंगे, खासतौर से ढांचागत विकास के क्षेत्र में। लेकिन क्या ये सब कुछ संभव है, यही समझने की कोशिश होगी आज लोकमंच में। जब हम निवेश की चुनौतियों की बात करते हैं तो कुछ बुनियादी सवाल भी हैं जो हमारे सामने आते हैं। मसलन जब हम निवेश की बात कर रहे हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, निवेश की जरूरत की बात कर रहे हैं, तो ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वास्तव में भारत में निवेश के लिए वो माहौल बन पा रहा है या नहीं, जिसकी जरूरत लगातार बताई जाती रही है। कुछ बुनियादी बातों की ओर अगर हम नजर डालें तो हमें स्थिति स्पष्ट नजर आती है। मसलन हमारे देश में जो मंद अर्थव्यवस्था है, उसके चलते बेरोजगारी की स्थिति लगातार बढ़ती दिख रही है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ अगर इसी दिशा में आगे बढ़ने की बात करें तो मौजूदा अर्थव्यवस्था के बारे में जानकार बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था में सुधार देखने की उम्मीद की जा सकती है या नहीं, और अमेरिका की यात्रा इस दिशा में कितनी मददगार हो सकती है। ये कहा जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि खनन, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में जो विकास दर है वो बहुत धीमी है अपेक्षा के मुकाबले। हालांकि कृषि क्षेत्र की बात करें तो इंद्रदेव की मेहरबानी किस हद तक सफल रह पाती है, ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे की एक बड़ी जरूरत, जिसके लिए जानकार कहने अगले 5 साल में 18 लाख करोड़ की जरूरत होगी। और सबसे अहम बात, जो आर्थिक मामलों से जुड़े विधेयक हैं, उनका भविष्य क्या। क्योंकि आप अमेरिका की तरफ तो बात कर रहे हैं, अमेरिका से तो आप बात कर रहे हैं इस देश में विदेशी निवेश बढ़ाने को लेकर, लेकिन नीतिगत स्तर पर, विधेयकों के स्तर पर आपको क्या कुछ कदम उठाने हैं, इस पर भी विचार करना होगा। इस लिहाज से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं, जिन सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे लोकमंच में। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वित्त मंत्री के अमेरिकी दौरे से भारत में विदेशी निवेश बढ़ सकेगा। ये एक बुनियादी बात है कि क्या कुछ इस यात्रा के मायने हैं, क्या वास्तव में हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ समझना ये भी जरूरी हो जाता है कि अमेरिका भारत में आखिर निवेश क्यों करे, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है अमेरिका को, जिसके बाद वो ये विचार करे कि हाँ, भारत के बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश जरूरी है। क्या वास्तव में भारत में निवेश का वो माहौल बन चुका है जिसकी बात जानकार लगातार करते आ रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इन्हीं सबको समझने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में बुनियादी ढांचे की जरूरत के लिए जो जरूरी रकम बताई जा रही है, खासतौर से 12वीं पंचवर्षीय योजना में, क्या हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में। और क्या विदेशी निवेश के बाद विकास की जो देश में दर है, आर्थिक विकास दर है, क्या उसमें भी कुछ सुधार देखा जा सकता है। क्या विकास दर को हम निवेश से जोड़कर देख सकते हैं, और जो विकास होगा क्या उससे रोजगार भी पैदा होगा, क्या इसकी भी उम्मीद की जा सकती है या नहीं। ऐसे ही कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे लोकमंच में। 4 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर राम उपेंद्र दास, आप RIS से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से ताल्लुक रखते हैं। क्या कुछ मायने हैं विदेशी व्यापार के, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा, आप CEO हैं लोकसभा टेलीविजन के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे SK जिंदल साहब, आप निवेश कमेटी जो एसोचैम की है उसके अध्यक्ष हैं। आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मायने हैं इस यात्रा की। चर्चा की शुरुआत जिंदल साहब आपसे ही। वित्त मंत्री जा रहे हैं अमेरिका इस उम्मीद के साथ कि भारत में निवेश बढ़ सकेगा, क्या आप उम्मीद करते हैं? जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत सख्त जरूरत भी है कि जाकर के कोशिशें की जाए, हम अपना कोई प्रयास ना छोड़ें। और बातचीत के जरिए सब चीज़ें बनती हुई मैंने देखी हैं ज़िंदगी में, और ये बात भी बन सकती है। कुछ माहौल सुधर सकता है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ वैल्यू एडिशन हो सकती है। 4 दिन जब वो वहाँ लगाएंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे चीज़ों को, अपने बारे में बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, क्या माहौल में तैयारियां की है यहाँ पर, और हम क्या और कर सकते हैं, और वहाँ से पता लगेगा कि उनको और क्या ज़रूरत है। जब तक बातचीत नहीं होगी तो बीच में एक गैप बना रहने की संभावना रहती है, लेकिन जब बातचीत होती है
तो पता लगता है, बात खुल के सामने आती है उनको क्या ज़रूरत है, हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो मीटिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं और उनसे चीज़ें बन सकती हैं। ठीक बात। डॉक्टर दास, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है वास्तव में अगर वित्त मंत्री अमेरिका जाते हैं निवेश को बढ़ाने को लेकर, निवेश प्रोत्साहित करने को लेकर, तो उसके कुछ सकारात्मक नतीजे की उम्मीद की जा सकती है मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में? जी देखिए, जो अभी का संदर्भ है उसमें आपने देखा होगा कि डॉलर की निहायत कमी है हमारे अर्थव्यवस्था में, और इसीलिए रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। आज शायद 61 रुपए से भी पार कर गया है एक्सचेंज रेट। और दूसरी तरफ अमेरिकन इकोनॉमी में रिकवरी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाएं, और ये भी अगर मिलाएं कि अब हम भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है, उसके तहत हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है बढ़ाने की बात हो रही है। और यूएसए की जो मेजर कॉरपोरेट्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया में हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर वित्त मंत्री वहां जा करके यह बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रिजीम है उसमें तमाम सेक्टर्स में सुधार लाने की कोशिश की है, चाहे वो सिंगल ब्रांड रिटेल हो, चाहे मल्टी ब्रांड रिटेल हो, चाहे पावर एक्सचेंज हो, कमोडिटी एक्सचेंज हो, इवन ब्रॉडकास्टिंग तक में हमने अपनी एफडीआई की लिमिट को ऊपर किया है। तो ऐसे में जब यूएस की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है तो मुझे लगता है कि वहाँ की लिक्विडिटी क्राइसिस में भी सुधार होगा और उससे भारत में निवेश को अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसका एक सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ रुपए की जो कमजोरी है और गिरावट है तो उसमें भी उसका प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। क्या आपको भी सर यही लगता है जिस तरीके की स्थितियां हैं, नीतियों के स्तर पर एफडीआई के मोर्चे पर जो कुछ फैसले लिए गए हैं या लिए जाने वाले हैं, जिनका ऐलान हो चुका है, उसके बाद वित्त मंत्री के पास काफी कुछ होगा अमेरिका के निवेशकों को समझाने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए? बिल्कुल। अगर आप डेटा को देखें पिछले कई सालों में कि 1990 से अगर मैं 2012-13 की तुलना करूं तो 1990 में जो बायलैटरल ट्रेड था यूएस का और इंडिया का वो सिर्फ $5.6 बिलियन था। वो पिछले साल $62.9 बिलियन तक पहुंचा। इस साल उम्मीद है कि हम 30% बिटवीन 30 to 40% का ग्रोथ रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा चांसेस है कि हम $100 बिलियन का ट्रेड कर पाए अमेरिका के साथ। पिछले 3 सालों में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लगभग 50% के आसपास। अगर हम 2011-12 की तुलना हम करें 2012-13 से 2010 और अमेरिका के बीच जो कारोबार है बायलैटरल ट्रेड जी बिटवीन तो 2010-11 से लेके 2012-13 को, तो अभी स्थिति अच्छी है। और जो अमेरिका का जो अभी थोड़े ट्रेंड आए हैं वो सकारात्मक ट्रेंड है। एक जगह जो मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है वो ये है कि जिस ढंग से अभी बात भी की गई कि डॉलर और रुपये में जो चेंजेस आ रहे हैं, आज 62 रुपये आसपास 61.82 के आसपास रुपया का स्तर पहुंचा है। जो दीर्घकालीन अगर हम देखें और नज़दीकी तौर पे देखें तो ऐसा लगता है कि जो बीपीओ इंडस्ट्री है उसको शायद थोड़ा बहुत फायदा हो रहा होगा। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उसको हो सकता है उनको थोड़ा बहुत फायदा हो, वो तत्काल है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए एक एफडीआई हमारे यहाँ आए, उस तरह का ये माहौल बने यहाँ पे, और ये बिल्कुल एक सही समय है जब पूरे डेलीगेशन के साथ हमारे वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। ठीक बात। तो लेकिन प्रोफेसर जोशी, क्या आपको भी लगता है कि एफडीआई के मुद्दे पर या खासतौर से ढांचागत विकास को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम वास्तव में विदेशी निवेश की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है, आप तात्कालिक रूप से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। आप अगर निवेश करेंगे तो अगले 10-20 साल के लिए आप निवेश करेंगे। ऐसी स्थिति क्या आपको नजर आती है भारत और अमेरिका के बीच में? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो एफडीआई है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल के लिए, देश के लिए अच्छा है, और इस संबंध में सरकार ने बहुत सारे फैसले भी लिए हैं। और अमेरिका हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 19.5% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का उसका टोटल जीडीपी बैठता है और हमारा लगभग 5%। सो यूएस हैज टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर टू इन्वेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारी और अमेरिका की जो कंपेटेबिलिटी
लिए वो बड़ी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, क्योंकि हमको जो चाहिए अमेरिका के अंदर आप देखिए कि जिस तरह से उनके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये कि भाई एवरीथिंग इज वेरी वेरी कॉस्ट इनइफेक्टिव, बिकॉज सो फार द अमेरिकन कस्टमर बिकॉज ऑफ वेरी हाई इनकम दे वर नेवर वरीड अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट दे वर मार्केटिंग। तो उससे उनको इंडिया की लो कॉस्ट इकोनॉमी चाहिए और हमको उसके साथ में हाई टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमको अमेरिका से मिलेगी। तो उसके हिसाब से ये मेरे ख्याल से अत्यधिक जरूरी है कि अमेरिका को हमने किया। अमेरिका के कुछ बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से ये इज कि पॉलिसी का एनवायरमेंट देश में बनाना, और पॉलिसी के अलावा जो दूसरा मार्केटिंग में दूसरी चीजें हमारे यहाँ होती हैं जिसको पैकेजिंग पार्ट ऑफ कहते हैं, कि उसको ये परसेप्शन होना चाहिए कि पॉलिसी की एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल एनवायरमेंट और डिसीजन मेकिंग की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी, जिससे वो निवेशक यहाँ पे इन्वेस्ट करे। और सबसे अहम मुद्दा ये कि व्हाई एन अमेरिकन इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। द बेसिक थिंग इज इन्वेस्ट इन इंडिया ए बिकॉज इट्स a big market, and B because it's a location for low cost production of the products. So India can be made a hub for manufacturing, and products from India can be exported by the American companies across the world. और ये इस समय अत्यधिक जरूरी इसलिए है क्योंकि चाइना के अंदर क्या हुआ है कि ओवर द ईयर्स उनके क्या हुआ है कि बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वाज वेरी लो, बट लेबर इज नॉट वेरी चीप नाउ इन चाइना। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी वहाँ जरूर ज्यादा है, बट कॉस्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, और हिंदुस्तान के अंदर अभी भी कॉस्ट ऑफ लेबर is very less. India we have a problem of productivity, but at the same time अगर even आप जो इन्वेस्टमेंट इज फॉर ए लॉन्ग टर्म डिसीजन, तो आप अगले 30 साल का देखो तो चाइना के अंदर अगले 30 साल में जब पॉपुलेशन की ग्रोथ लगभग 1.3 1.4 कम होने वाली है और हिंदुस्तान में 38% बढ़ने वाली है, तो हमारी लेबर में कॉम्पिटिटिवनेस अभी मेंटेन रहने वाली है। सो इंडिया इज ए ग्रेट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका। द अदर थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड देयरफॉर इट्स अ गुड स्टेप दैट द फाइनेंस मिनिस्टर इज। ठीक बात, लेकिन राजीव जी इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार वित्त मंत्रालय की तरफ से या बाकी मंत्रालयों की तरफ से अलग अलग देशों में जाकर बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। खासतौर से वित्त मंत्री अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री भी जाते हैं और लोगों को बताते हैं नीतियों के स्तर पर क्या कुछ काम हो रहा है। क्या आपको लगता है वास्तव में इन यात्राओं का फायदा हो पा रहा है, वो माहौल बन पा रहा है? देखिए, अगर मैं यूपीए 1 वाली स्थिति अगर आपको बताऊं तो उस समय जब स्थिति हमारी बहुत अच्छी थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जब होता क्या है कि जब भी प्रधानमंत्री का डेलीगेशन जाता है तो उनके साथ लगभग 30-32 पत्रकार की एक फौज, एक डेलीगेशन जाती है। पहले जो प्रधानमंत्री का दौरा हुआ करता था, और ये मैं 2004 से लेकर 2009 तक की बात कर रहा हूँ, उस समय जो रिएक्शन मिलता था, जो हमारे पत्रकार मित्र आके जब हमें बताते थे, चाहे वो यूरोप का दौरा हो, चाहे जापान का दौरा हो, चाहे अमेरिका का दौरा हो, उस समय जो रिएक्शन मिलते थे वहाँ पे वो बहुत अच्छे मिलते थे। इधर पिछले 2-3 सालों में यूपीए 2 में खास करके वो स्थिति बिल्कुल यूपीए 1 जैसी नहीं रही, और उसका जो मेजर कारण रहा वो ये रहा शायद पॉलिसी पैरालिसिस। जी, जो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो जरूरी है, बिकॉज कोई इन्वेस्टर अगर बाहर से आपके देश में आके इन्वेस्ट करता है तो वो अगले लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, वो 10 साल 15 साल क्या स्थिति होगी, पॉलिटिकली क्या स्थिति रहेगी इस कंट्री की, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आज के डेट में भी आप देखें तो 2014 में, मैं फिर पॉलिटिकल वे में बात करूंगा, बिकॉज जी पत्रकारों की नजर या जितनी भी दुनिया की जितने भी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसकी नजर हर एक कंट्री, ऐसे कंट्री में जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वहाँ पे पॉलिटिकली क्या हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आज की डेट में आप ये बताइए कि 2014 में इलेक्शन के बाद क्या होगा, आज कोई भी पॉलिटिकल पंडित ठीक से बता नहीं सकता है कि अगली सरकार किसकी आएगी। तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो देश के लिए नकारात्मक है, सही नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रयास मिलकर किया जा रहा है, एफडीआई के लिए जिस तरह से जोर लगाया जा रहा है आज यूपीए 2 की तरफ से, जहाँ ब्रॉडकास्ट सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, उसमें एफडीआई और ज्यादा खोलने की कोशिश की जा रही है, उसकी पहल की जा रही है, वो बिल्कुल सकारात्मक है। लेकिन स्थिति जो पहले थी, आज से 2 साल 3 साल पहले या 5 साल पहले, आज वैसी स्थिति नहीं। जिंदल साहब, क्या आपको भी लगता है चुनौतियां इस बार कुछ ज्यादा हैं वित्त मंत्रालय के सामने, सरकार के सामने, जब हम विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं यूपीए 1 के मुकाबले? जी हाँ, यूपीए 1 के मुकाबले यूपीए 2 में अब 2008 से आप देखें चुनौती भरा समय ही रहा है, लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इसके बाद सुबह नहीं आएगी, सुबह आएगी, और चुनौती भरा समय हमें और पक्का और मजबूत करके जाता है। ये जो यूएस की विजिट है बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी रिलेशनशिप हमारी बिजनेस की उनके साथ है। अगर हम कुछ भी सुधार करेंगे तो वो बड़ा ही सुधार होगा, क्योंकि उनके साथ बड़ा व्यापार है तो बड़ा सुधार होगा। अगर किसी के साथ हमारा ट्रेड
रिलेशनशिप भी 1% का है, बड़ा सुधार भी होगा तो वो 1.25% हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ कुछ सुधार होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी सुधार होगा वो महसूस होने वाला होगा, वो अच्छा सुधार होगा देश के लिए। डॉक्टर दास, क्या आपको भी ऐसी स्थिति लगती है सर कि चुनौती बहुत ज़्यादा है, पॉलिसी पैरालिसिस की बात में भी काफ़ी हद तक दम है, ऐसे में वित्त मंत्री कैसे लुभा पाते हैं अलग अलग देशों को, खासतौर से अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था को, ये देखने की बात होगी? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की नीतिगत बदलाव हुआ है, स्पेशली जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अभी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार भी उस चुनौती भरे जो समय था उससे निकलने का पूरा प्रयास कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिफॉर्म्स जो हैं फिर से ऐसे वापस लाए गए। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप FDI ही देखें जी, तो कोई भी सोचेगा कि यूएसए का FDI इंडिया में, क्योंकि यूएसए कैपिटल रिच कंट्री है, वो ज्यादा होगा बनिस्बत इंडिया का FDI यूएसए में। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो अगर आप 2000 से लेकर के अभी तक के आंकड़ों को देखें तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएसए में लगभग, ऐसी रिपोर्ट्स जो आई हैं, लगभग $11 बिलियन हो गया है, और लगभग उतना ही, लगभग $12 बिलियन जो है अमेरिका का निवेश है भारत में लगभग उसी पीरियड में। तो ये बहुत बड़ा एक हैंडल है मेरे समझ से फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में, ये कहना कि हम लोग तो कैपिटल स्टेट कंट्री हैं और फिर भी उतना ही प्रत्यक्ष निवेश आपके अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और रोजगार भी उससे बढ़ रही है, जबकि आप तो इससे कई गुना ज्यादा कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हमने अपनी FDI रिफॉर्म्स जो ओवर द ईयर्स किया है उससे एक खुलेपन का माहौल बना है और बहुत FDI आया भी हमारे भारत में। हाँ, ये बात भी अलग है कि बहुत सारे विदेशी निवेश, स्पेशली यूएसए के, वो मॉरिशस से भी रूट होकर के आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ कमियां हैं, नीतिगत कमियां हैं जिसमें की सुधार की एक अलग आवश्यकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो माहौल बन रहा है उसमें जो पॉलिसी पैरालिसिस हुई थी, मुझे लगता है कि सरकार उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब हम बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, ढांचागत विकास की बात करते हैं, तो रेलवे की तस्वीर हमारे यहाँ पर क्या है, पोर्ट की तस्वीर हमारे यहाँ पर क्या है, सड़कों की तस्वीर हमारे यहाँ पर क्या है, टेलीकॉम की तस्वीर हमारे यहाँ पर क्या है, और ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर हमारे यहाँ पर क्या है। इन क्षेत्रों पर भी थोड़ी नजर डालनी होगी, वर्तमान स्थिति को समझना होगा, और इसी से चर्चा की शुरुआत को करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसी की नजर न लगी। नजर कैसे लगेगी? परिवार की खुशहाली का मूल मंत्र परिवार नियोजन जो अपनाया है हमने। सच में हमने बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रखा, जिससे बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छी परवरिश भी मिलेगी। इससे तुम्हारी सेहत भी तो अच्छी रहेगी। सही परिवार का सही नियोजन। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। शानू, देखो फिर आ रहा है, नया टीवी मांगेगा। मैं निकलता हूँ तो टाल दियो। जरा रुकिए। हाँ बोलिए। ये देखिए कंज्यूमर कोर्ट का फैसला। ये कागज किसी और को दिखाना, इससे कुछ नहीं होगा। आप जरूर होगा। अदालत का आदेश न मानने पर तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। तो क्या? तो तुम्हें 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। समझे? समझ गया। जागो ग्राहक जागो। Do you take pride in being an Indian? Do you know what role you play in the making of India's democracy? Do you know who takes your voice to parliament? Do you know it all starts with an MP elected by you? Know your MP and be a better informed Indian. Watch Know Your MP every Friday and Saturday, 8:30 p.m. बिटिया थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। 6वां महीना चल रहा है ना। अरे बाबूजी, आराम करूंगी तो काम कैसे खत्म होगा? तू आराम कर, मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी। मैं भी कर दूंगा। घर
के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ दिन में कम से कम 2 घंटे जरूर आराम करे और रात में कम से कम 8 घंटे सोए। साथ ही घर में एक खुशी का माहौल बनाए रखें। और वो 4 बातें याद है। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 500 लोग आ रहे हैं शादी में, तो हम लोग 700 लोग का खाना बनवाएंगे। लड़की की कुंडली में दोष दिख रहा है। कैसा दोष पंडित जी? अन्न का दोष। क्या मतलब? लड़की की शादी में अन्न की बर्बादी होगी, जिससे अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। एक उपाय है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें। फिर भी भोजन बच जाए तो गरीबों में बांट दें। धरती पर उगे अन्न पर सबका अधिकार है। इसे व्यर्थ न जाने दें। इसका अधिकार न छीनो। जागो ग्राहक जागो। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं निवेश की चुनौती की और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जब अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, वहां के तमाम कंपनियों को, निवेशकों को भारत की ओर लुभाने के लिए क्या वास्तव में इस यात्रा से कुछ सकारात्मक उपलब्धि की उम्मीद की जा सकती है या नहीं। समझना चाहूंगा सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले एफडीआई को लेकर जो तमाम नीतियां सामने आ रही हैं। मायाराम कमेटी की सिफारिशें सामने आ चुकी हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से भी जो तमाम संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें आप एफडीआई पर विचार कीजिए, जिसमें रक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं। लेकिन क्या आपको लगता है नीतियों के स्तर पर इतना आसान होगा कि आप बीमा, पेंशन, रक्षा, एविएशन, इन सारे मामलों पर एक बेहतर नीति के साथ सामने आ सकें? बेहतर नीति का मतलब निवेशकों के लिहाज से जोड़ें, बेहतर लगे। देखिए, ये मायाराम कमेटी की जो सिफारिश है, इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर निवेश आता है, जैसे डिफेंस सेक्टर में आता है, तो उससे हिंदुस्तान के डिफेंस का ही इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बट इंडिया कैन बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड दीज प्रोडक्ट्स कुड बी एक्सपोर्टेड। तो ये तो इसका एक पहलू है। दूसरा इसका पहलू इन सेक्टर्स की संवेदनशीलता है, और इन सेक्टर की संवेदनशीलता है या उसकी कुछ रणनीति से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, तो इसके कारण डिफेंस के अंदर देश के नागरिकों से और आर्मी से थोड़ा सा उसका विरोध होना स्वाभाविक है। सर, खुद रक्षा मंत्री आपत्ति जता चुके हैं। वो उनका आपत्ति जताना ठीक है, लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है कि फाइनेंस के लिए अपनी प्रायोरिटीज है या कॉमर्स की अपनी प्रायोरिटी है, तो उसकी वो प्रायोरिटी, तो उसका हमको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा और उसका बैलेंस देख के देखना पड़ेगा कि कैसे। अच्छा, इसके अंदर ये कि केस बाई केस प्रपोजल की अप्रूवल वाली जो बात है वो थोड़ी समझ में आती है। अभी हिंदुस्तान के आप देखिए, रक्षा के अंदर जैसे आपके एयरक्राफ्ट है, डिफेंस के आर्म्स एंड एम्युनिशन है, 80% हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, तो वो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली। हिंदुस्तान, अब चाइना के अंदर आप देखिए कि अमेरिका इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, एफडीआई इन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। तो अमेरिका विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन गिविंग यू टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट। अच्छा, डिफेंस में भी ऐसा ही है कि अच्छा, फिर डिफेंस के अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी, इजराइल की अपनी टेक्नोलॉजी, तो हमको भी देखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम। बिल्कुल, लेकिन इन सबके साथ साथ डॉक्टर दास, मामला सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। यहाँ इंश्योरेंस की भी बात हो रही है, पेंशन की भी बात हो रही है, मल्टी ब्रांड रिटेल में तो क्या घोषणा हो गई है और उसका राजनीतिक स्वरूप क्या देखने को मिला ये भी सबके सामने है। लेकिन बीमा, पेंशन जैसे कुछ और मामले क्या इतना आसान होगा? देखिए, हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम प्रत्यक्ष निवेश बाहर से लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज होती है उसका भी तो हमें ध्यान रखना ही होगा। और ये भी बहुत रिमार्केबल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1997 की जो क्राइसिस हुई साउथ ईस्ट एशिया में और अभी ग्लोबल क्राइसिस हुई 2008 में, उसके बावजूद हम लोग उतना प्रभावित नहीं हुए जरूर, लेकिन उतना
उतना प्रभावित नहीं हुए जितना कि बहुत सारे दूसरे देश हुए। इसका एक कारण ये था कि हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे पहलुओं पर ग्लोबल इंटीग्रेशन नहीं किए, हम ओपनिंग अप नहीं किए। मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस, पेंशन और इवन डिफेंस, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि मेरे हिसाब से सेंसिटिविटीज बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स की अपेक्षा अलग है। और इसीलिए आप समझते होंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में ओपन करना उतना आसान नहीं रहा है, और मेरी समझ से इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिबेट की आवश्यकता है। बिल्कुल राजीव जी, आपको भी लगता है राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले हैं? जब हम रक्षा की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, टेलीकॉम को लेकर भी तमाम तरीके की आपत्तियां हैं और एविएशन को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप एक सहमति बना सकें, बड़ा मुश्किल होगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि एफडीआई के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सी फील्ड है जिसमें सेंसिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंडिया में आज के डेट में, भारत में पहले से कहीं ज़्यादा है। ठीक बात। क्षेत्रीय नेतृत्व जो है, जो लोकल रीजनल पार्टी है, जो दल है जी, वो टूट होकर आगे बढ़ रहे हैं। जो नेशनल ये है, जो 2 या 3 भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, उनकी स्थिति अब पहले जैसी नहीं है, दोनों अभी पीक पे नहीं है। अब ऐसे में एफडीआई के मामले में अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसमें बहुत सोचना विचारना पड़ेगा। एक और एग्जांपल दूंगा जी। यूएसएसआर, ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका आता है, इकोनॉमी को आप अचानक खोल देते हैं, छोड़ते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो सारा यूएसएसआर में एक विघटन की प्रक्रिया शुरू होती है और सारा यूएसएसआर विघटित हो जाता है। भारत की स्थिति आज के डेट में अगर आप देखें, मैं कहूँगा जिंदल साहब शायद इसे अच्छा नहीं समझेंगे कि रीजनल लीडर्स मजबूत हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है और उनका जो अप्रोच है वो नेशनल लीडरशिप के या नेशनल पार्टीज के तुलना में बहुत लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। तो ऐसे में स्थिति वैसी नहीं है जो 1984 में थी या 1970 में थी। आज स्थिति दूसरी है, इसलिए इसमें जो भी निर्णय लिया जाए सोचकर, संभलकर और सारी स्थितियों को देख के देना चाहिए। जिंदल साहब, आपको लगता है यही एक मुश्किल की वजह रही है जिसके चलते पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप बहुत लंबे समय तक सरकार पर लगता रहा, और अब भी आसान नहीं हुआ कि आप एक स्पष्ट नीति के साथ आ जाएं और संसद में उस पर कोई भी हो हंगामा ना हो? ये बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा भरा होगा। चुनौती भरा मैं मानता हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे मैं मानता हूँ कि हम डिबेट ही नहीं कर सकते। इतनी संवेदनशीलता भी मैं नहीं देखता उनमें कि हम डिबेट ना कर सकें और उसका टैग लगा करके कि संवेदनशील है, इसको पीछे रख दो, या इसको नहीं छुएंगे या इसको नहीं बदलाव करेंगे। मैं नहीं मानता। आज समय आ गया है, हमें हर चीज़ के ऊपर डिबेट करके उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। डिस्कशन से उसकी पॉजिटिविटी बाहर निकल आती है। अगर वो आगे बढ़ने लायक है तो भी पता लगेगा, और नहीं बढ़ने लायक है तो भी डिस्कशन से पता लगेगा। आज की दिन ज़रूरत है, आज हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसको देखकर मुझे लगता है कि पॉलिसी पैरालिसिस से हट करके हमें काम करना चाहिए और ये संवेदनशीलता के टैक्स वगैरह हटा देने चाहिए। डिस्कस करके चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि हम अपने निजी क्षेत्र में भी यही करते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को पैरालिसिस करके किसी पे भी हम विचार नहीं करते हैं, ठंडा करते हैं, उसका नुकसान ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है, वो देश को उठाना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक बात। और क्या आपको लगता है कि समय भी बचा है सरकार के पास? 1 साल से कम समय बचा है सरकार के पास, और वो इन तमाम मुद्दों पर जो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, खुद सरकार की स्थिति बड़ी असमंजस में नजर आती है। कई बार कोई सहयोगी छोड़कर जा रहा है, कोई नया सहयोगी सामने आ रहा है। ऐसे में क्या ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों पर आगे बढ़ पाएगी उस ठोस नीति के साथ, विजन के साथ? इसकी उम्मीद आपको दिख पाती है ईमानदारी से? मैं समझता हूँ कि सरकार को ईमानदारी से इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जहाँ वो अचीव कर सके डिबेट करने के बाद उसको करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अब 1 साल बचा, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब नई सरकार संभालेगी, जब हम दोबारा आएंगे या नई सरकार जो आएगी वो संभाले उसको। 1 साल कोई कम समय नहीं होता। और लोगों की सफरिंग, कितने लोग हैं हम,
इतनी बड़ी जनसंख्या को सफर कराना 1 साल और, सिर्फ लेके अभी 1 साल के बाद इलेक्शन होने तो हम फैसले नहीं लेंगे, ये कोई अच्छी बात ठीक बात। राजीव जी, क्या आपको लगता है वास्तव में जितना समय बचा है और जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति है, सरकार चाहकर भी या चाहते हुए ये फैसला लेके अभी किसी भी मामले पर आगे नहीं बढ़ना है? मसलन खाद्य सुरक्षा विधेयक जिसके 100 दिन की बात की गई थी, उस पर अब हम देख रहे हैं अध्यादेश सामने आ रहा है, अभी भी 6 महीने लगेंगे उसके लागू होने में। संसद में जो हो हंगामा हो वो अलग बात है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। आर्थिक सुधार से जुड़े बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिनको लेकर इंतजार हो रहा है। जीएसटी, डीटीसी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पटरी से उतरती दिख रही हैं। क्या वास्तव में समय बचा है राजनीतिक रूप से, और राजनीतिक गंभीरता की भी उम्मीद आपको करते हैं क्या? देखिए, जिस ढंग से अभी सरकार काम कर रही है और जिस ढंग से यूपीए घटक दल बिल्कुल एकजुट जितने भी इश्यूज हैं, और खासकर वैसे इश्यूज जो पॉलिटिकली जिसका फायदा मिल सकता है, उस पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ग्रास रूट लेवल पे भी वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम वो काम कर रहे हैं। जो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है या फिर खाद्य सुरक्षा का मामला है, इन बातों पे आप देखेंगे काफी एग्रेसिव है सरकार। एफडीआई में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो ये एग्रेसिवनेस है, इस पर थोड़ा सा संतुलन की आवश्यकता है। ठीक बात। डॉक्टर दास, जो बुनियादी ढांचागत विकास से जुड़े जो क्षेत्र हैं, मैं उनकी मौजूदा स्थिति पर भी आप लोगों की राय जानने की कोशिश करूंगा। मसलन रेलवे, दिनेश त्रिवेदी पिछला रेल बजट पेश करते हैं, उनको हटना पड़ता है राजनीतिक कारणों के चलते। मुकुल रॉय जिम्मेदारी संभालते हैं, फिर सीपी जोशी, फिर पवन बंसल, फिर सीपी जोशी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, और अगला रेल मंत्री कौन होगा ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। फिर कहीं फेरबदल ना हो जाए। लगभग 15 महीने में जब 6 रेल मंत्री बन रहे हैं, ऐसे में क्या वास्तव में उम्मीद की जा सकती है कि रेलवे जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, उसकी तस्वीर साफ हो पाएगी, ढांचागत विकास हो पाएगा? विजन 2020 की जो बात रेल मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी कर रही थी, उन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा? देखिए, आपने तो एकदम नब्ज पर ही हाथ रख दिया। अब जिस मंत्रालय का ये हाल हो, जैसा कि आपने बयान किया, वहाँ पर आर्थिक सुधार, उसका जो मूलभूत ढांचा है, उसमें निवेश की बात, ये सब किनारे हो जाती है। लेकिन हमें इसलिए भी आशान्वित रहना पड़ेगा, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं या जो भी सरकार है, चाहे ये सरकार हो या कोई और भी सरकार हो, उन्हें कभी ना कभी तो ये रियलाइजेशन होता ही है कि इस तरह की वोलेटिलिटी, अप्स एंड डाउन्स किसी भी मंत्रालय में अगर होंगे, और वो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, जहाँ पे आम आदमी से जुड़ा मामला है, वहाँ पर अगर राजनीतिक दल जो है स्थिरता नहीं कायम कर पाएंगे, तो वो अपने आप में उनके लिए भी उतना हितकारी नहीं साबित होगा, आम आदमी के लिए तो होगा ही नहीं। इसीलिए मैं आशान्वित हूँ कि चूंकि इस फैसले अंततः राजनीतिक दलों को ही लेना है और इम्प्लीमेंटेशन का काम उनको ही करना है, बाद में फिर प्राइवेट सेक्टर उसमें जो है इनिशिएटिव लेता है, तो इसीलिए राजनीतिक दल इस बात से बहुत दूर और अलग करके नहीं रह पाएंगे, कोई भी राजनीतिक दल हो जो भी सत्ता में हो, कि वो इस तरह की वोलेटिलिटी को ध्यान में रखे। क्योंकि रेलवे जैसा मूलभूत जो ढांचा है और जो मेन नेटवर्क है हमारे देश में मोबिलिटी का, और स्पेशली आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, उसमें इस तरह का उतार चढ़ाव, राजनीतिक उथल पुथल जो है, वो निवेश या प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे दावे किए गए थे, या जो विजन आपने बताया उसको न करने के लिए बाधक सिद्ध होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीतिक दल ही चूंकि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वही इसका निवारण भी कर पाएंगे। प्रोफेसर जोशी, कैसे हम उम्मीद करें कि जो भी निवेशक है वो आएगा और हमारे बुनियादी ढांचेगत जो क्षेत्र हैं उनमें आकर निवेश कर देगा हमारे लक्ष्यों के हिसाब से? रेलवे में 2020 तक 14 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत थी, जिसका 65% हिस्सा इसी तरीके से निजी पीपीपी मोड के जरिए जुटाया जाना था। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस मंत्रालय का मंत्री हर 2 महीने में बदला जा रहा हो, वहाँ वास्तव में हम 14 लाख रुपए के निवेश का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे? देखिए, सरकार की स्टेबिलिटी और पॉलिसी की कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, निवेशक चाहे डोमेस्टिक हो या फॉरेन, उनके लिए निवेश करने के लिए जी। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्पष्ट है कि जैसे रेलवे के अंदर आपने बताया कि बार बार मंत्रालय परिवर्तित होते रहे, मंत्री बदले, मंत्री के बदलने से अधिकारी बदले, तो उससे कोई निवेश का माहौल तो बनता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा, जैसा कि अभी राजीव जी ने बहुत ही स्पष्ट बताया कि एफडीआई के ऊपर सरकार थोड़ी सी ज्यादा त्वरित हो गई है, तो बैलेंस
अप्रोच की जरूरत है। अब एफडीआई के आप एफडीआई के अंदर अगर आप देखिए तो एफडीआई कॉन्स्टिट्यूट ऑन नॉट मोर देन 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, 95% कम्स ओनली फ्रॉम इट। तो हम तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है वो रेलवे के अंदर भी पीपीपी मोड के लिए, तो लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। तो माहौल बनाने की जरूरत है और उस माहौल के लिए कंटिन्यूटी की जरूरत है। जिंदल साहब आप बहुत ज्यादा आशावादी हैं, आप कह रहे थे इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए, कुछ नतीजा निकलेगा। सर लेकिन रेलवे से पीछे क्यों रहते हैं तमाम उद्योग घराने? क्यों नहीं रेलवे में जो भारतीय निवेशक हैं वो भी निवेश करने के बारे में सोचते हैं? जो अभी मैंने 3 दिन पहले रेल में सफर किया बहुत अरसे के बाद जी, मुझे बहुत निराशा हुई उसकी हालत देख करके, और जो मैंने स्टेशन पे हाल देखे और जो ट्रेन खुद का हाल देखा तो मुझे काफी निराशा हुई। सर तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग आगे आए, 2 कदम आप कहें कि हम निवेश करेंगे रेलवे में, हम रेलवे की तस्वीर को सुधारेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट पर पेज से जुड़ी हुई। जो कंट्रोल्स है ना, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर कंट्रोल्स बहुत ज्यादा है और इनकी हर एक कंट्रोल की कीमत होती है, तो वो सारे पर्पस को ही डिफीट कर देते हैं। वो मैं समझता हूँ कि उनको ठीक रैशनलाइज करने की जरूरत है। कंट्रोल्स हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है, किसी को कोई एक व्यापार चलाना है, कोई फैक्ट्री चलानी है, कुछ भी करना है, उसके कंट्रोल्स इतने ज्यादा हैं कि वो उसको किल ही कर देता है उस ट्रेड को, उस इंडस्ट्री को। तो मेरा ये सोचना है कि इसमें सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन का बहुत जरूरत है। पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है, हमारी नीतियों में सुधार होने की जरूरत है, वही रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे कि इसकी कॉम्पिटिटिवनेस, इसकी एफिशिएंसी बढ़े। और बार बार मैं कहता हूँ कि ये कीमतें डाउन द ड्रेन जा रहा है पैसा, जैसे ये हमारी एनर्जी या टाइम, वो बच सकते, सुथरी और सरल हो। ठीक बात। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर सुधार लाना है तो उसकी शुरुआत दरअसल में कहाँ से हो? हम विदेशों में जाएं और विदेशियों से कहें कि आप आइए भारत में निवेश कीजिए, या हम अपने भीतर झांकें और ये समझने की कोशिश करें कि नीतियों के स्तर पर कहाँ कहाँ अभी कमी है और वहाँ किस किस तरीके के सुधार लाए जा सकते हैं। इस पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ और अहम क्षेत्र हैं, मसलन कोयला, ऊर्जा, इन क्षेत्रों में कुछ तस्वीर अभी वर्तमान में दिखती है, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ उनका असर होगा, ये भी जानकारों से जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। All that you wanted to know. All that you wanted to see. Everything related to your health is what we tell you in Healthy India. Every Friday, 5 p.m. only on Lok Sabha Television. सोसाइटी में सबसे ज्यादा सरस टैक्स पे करने का अवार्ड जाता है मिस्टर दिवान को। पापा ये अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एंड कैरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 के देय सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्रवाइयों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। Leaders around the world are with a very special person. Their policies have historical infrastructure in place. Their views in this successful story. We need to give serious attention to latest issues. मैं तो कह रहा हूँ 33 से कम नहीं चलेगा. Questions that matter. Trade between Commonwealth countries and all. There is no growth as such. Answers for the people. Block level. आम जनता से संपर्क करके small things are coming up. Broadening the conversation. You don't have to describe to the constitutional apparatus. उनकी अपेक्षा बहुत बड़ी है. In talks with Rajiv Mishra every Saturday 8 p.m. in special guest only on Lok Sabha Television.
के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं निवेश की चुनौतियों की। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जब अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, वहां के निवेश को भारत की ओर लुभाने को लेकर क्या वास्तव में उम्मीदें की जा सकती हैं। और जब हम बात करते हैं निवेश की, आर्थिक सुधार की, तो दरअसल में किस किस मोर्चे पर गंभीरता से सोचे जाने की जरूरत है। राजीव जी, आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों की बात कर रहे थे, रेलवे की हमने चर्चा की, ऊर्जा की बात करते हैं। सर, 2030 में जानकारी बता रहे हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा ऊर्जा की जरूरतों के लिहाज से। साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि हमें लगभग 9,50,000 मेगावाट के बिजली उत्पादन की जरूरत होगी, जो हम लक्ष्य तय कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है अभी ऊर्जा क्षेत्र में, क्या आपको लगता है वास्तव में इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है समय रहते? मुझे एक तो जैसे कोल ब्लॉक आवंटन की बात हुई और ये पिछले 3-4 साल से इस पे एक बहुत ही मेजर इशू बन गया। और फिर जो गैस प्राइस है उसको जो आपने फिक्स करा और वो अप्रैल और मई से आप लागू करेंगे, पता नहीं किस दबाव में ये फिक्स किया गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देश हित में नहीं है। अब ऊर्जा के साथ साथ मैं एक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर मैं दूंगा कि अब आप देखिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को देखिए, कितना रोड हमें बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। 20 किलोमीटर का हमने दावा किया था। पिछले साल हमने तय किया था 9,500 किलोमीटर हम रोड बनाएंगे। बीच में ही कंसेशनर आपको नहीं मिल रहे हैं, आपकी जो बिड हो रही है कोई बिडर नहीं मिल रहा है आपको, पीपीपी जो मॉडल है वो कंप्लीट फेल है। तो अब ऐसे में हुआ क्या, आपने अपने लक्ष्य को नीचे किया, आपने कहा फिर पिछले साल भी हम 7,000 हमारा किलोमीटर का लक्ष्य होगा जी, उस लक्ष्य को फिर बढ़ाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वो कर दिया गया 9,500 किलोमीटर का। और अचीव कितना हुआ, 1,933 किलोमीटर टोटल। इस साल हमने लक्ष्य निर्धारित किया है 9,600 किलोमीटर का। अब 1,933 किलोमीटर आपने पिछले साल पूरा निर्माण करा, इस साल आप 9,600 किलोमीटर कहाँ से कर देंगे? ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें अब यहाँ पे, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बहुत ही बेसिक नीड की आवश्यकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है कंट्री को आगे बढ़ाने में। तो इन सब चीजों पे अगर ढंग से प्लानिंग नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि आप लैंड एक्विजिशन बिल नहीं लाते हैं, जिसके चलते जो एक बड़ी बाधा है सड़क निर्माण में, और आप लैंड एक्विजिशन बिल इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उद्योग जगत का जो एक तबका है वो नहीं चाहता कि आप इस तरीके के साथ सामने आए। तो यहाँ भी वो जो असमंजस वाली स्थिति है वो दिखती है। देखिए लैंड एक्विजिशन को फिर गंभीरता से आपको समझना होगा कि जो रोड के लिए लैंड एक्विजिशन होता है और बाकी इंडस्ट्री के लिए जो लैंड एक्विजिशन होता है वो भी एक अलग चीज है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पावर मिला हुआ है या जो स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर है वो डिफरेंट है, बिकॉज ये लोक हित में है। सड़क जो है वो आम आदमी के लिए बनाया जाता है, सभी के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए दोनों में फर्क है। लेकिन हाँ, ये एक बिल्कुल बहुत ही मुश्किल काम है। अब जैसे हुआ क्या, मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा कि रोड आपने आवंटित कर दिया किसी को बनाने के लिए, अक्वायर आपने लैंड पूरा किया नहीं, गवर्नमेंट का काम अक्वायर करके आपको देना होगा कंसेशनर को वो लैंड, आपने 70-80% लैंड अक्वायर किया और काम शुरू हुआ। जब उसे कंप्लीट करना था उसको वर्क कंप्लीशन, तब तक वो आपने सरकार की तरफ से लैंड कंप्लीट एक्वायर हुआ नहीं, तो रोड जो है आधा बन के, जो जितना मान लो 20 किलोमीटर बनना था 25 किलोमीटर 17 किलोमीटर बना और उसकी वो जुड़ा नहीं किसी और रोड से। तो ये और उसमें फिर 2-3 साल का समय गया, तो इधर जो 17 किलोमीटर बनाया गया था उसमें जो पैसे खर्च हुए थे वो फिर बर्बाद हो गए, वो रोड ये वाला भी खराब हो गया था। तो इस तरह की चीजें हैं जिसपे बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक बात है साहब, क्या आपको लग रहा है वास्तव में हम गंभीरता से ध्यान दे पा रहे हैं? एनर्जी सेक्टर की बात अगर मैं करूँ सर, पावर सेक्टर की, तो जो ऐसे माध्यम है जिनसे बिजली बन सकती है, उन सारे माध्यमों को लेकर अलग अलग स्थिति है। उत्तराखंड में जो त्रासदी हमें देखने को मिली है, उसके बाद बांध बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, इसको लेकर चर्चा एक बार फिर गर्मा चुकी है। कोयले की उपलब्धता को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ के स्थानीय लोगों की जीवन को खतरा है, इस तर्क को देकर वहाँ पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो सौर ऊर्जा है उसकी लागत ही इतनी ज्यादा है कि उस पर कैसे काम किया जाए। ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं इस फ्रंट पर भी। मेरा भी इसमें भी ये मानना है कि देखिए, बातचीत से, डिबेट से इन सब के सोल्यूशन निकल सकते हैं, बाद में भी निकलेंगे, तो आज क्यों नहीं? अगर हम 4 साल बाद वो फैसले लेंगे तो हमारी कीमत कहीं ज़्यादा और हमारी सफरिंग कहीं ज़्यादा हो चुकी होंगी।
तो वो अभी टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से होना चाहिए। और हम देश में सभी कैपेबल लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं, सिर्फ वो विल की जरूरत है। और ये मैं नहीं मानता हूँ कि जो इतना हो रहा है वो काफी है, इसमें और गंभीरता की जरूरत है। ठीक बात। और ये फैसले तुरंत होने चाहिए, क्योंकि हर थोड़ी सी भी डिले, हर एक दिन की डिले उसकी कॉस्ट को बढ़ा रही है। ठीक, हमें उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। और डॉक्टर दास, क्या आपको लगता है वास्तव में जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं, जिस इच्छा शक्ति की बात यहाँ पर जनरल साहब कर रहे हैं, वो नेतृत्व के स्तर पर दिखती भी है क्या? ऊर्जा को क्षेत्र में हम लगातार गतिरोध देख रहे हैं, रेलवे को लेकर लगातार स्थिरता है, सड़क मामलों की बात अभी रात जी कर रहे थे, इस तरीके के और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बुनियादी ढांचागत मामलों से जुड़े हुए हैं और लगभग हर जगह पारदर्शिता की या तो कमी है या फिर इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपके जीडीपी ग्रोथ का जी। और अगर आप पीछे के इतिहास को देखें तो हमारा जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और उसमें इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। करीब 32% घरेलू उत्पाद का इन्वेस्टमेंट रहा है हमारे यहाँ। ऐसा क्यों है कि सडनली आप देख रहे हैं कि जैसा कि राजीव ने बताया कि निर्माण में जो है आपको बिडर्स नहीं मिल रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर एनर्जी को अगर आप देखें तो जैसे पहले कॉस्ट बहुत हाई हुआ करता था, जो रीसेंट इनोवेशंस हैं उसमें कम हुआ है। और बहुत सारी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तमाम सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो आपका इथेनॉल है या जिट्रोपा से बायोडीजल बनाने जरूरत है उस हिसाब से बहुत कम है। लेकिन मैं कहना कुछ और चाह रहा था जी, आप ध्यान से देखें तो लगभग पंचवर्षीय योजना जो चल रही है 2017 तक, लगभग $1 ट्रिलियन आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के लिए। अब इसी माहौल में पहले निवेश हो रहा था, अब हमारी जो भारतीय निवेशक हैं वो निवेश नहीं कर रहे हैं। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि क्या ये सरकार की नीतियों की कमियों की वजह से है या प्राइवेट सेक्टर की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से है? आपके हिसाब से दोषी कौन है? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं चूंकि राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अब इलेक्शन का वेट करते हुए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इस वक्त हो रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेड में या मैन्युफैक्चरिंग में या दूसरे पहलुओं में कंपटीशन ने एक वो एफिशिएंसी लाने की कोशिश की है जो भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ दिनों से आई है, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए वित्त मंत्री का ये कदम कि बाहर के निवेश को भारत में ले आए, वो अपने आप में स्पेशली इंफ्रा के क्षेत्र में जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न अक्सर वैसा नहीं होता है जैसा कि प्राइवेट सेक्टर चाहता है। तो हम जानते हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर की अपनी मूलभूत मजबूरियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को एक किसी प्रोजेक्ट के रेट ऑफ रिटर्न और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग चाहिए, ना कि कोई नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के आधार पर। और मेरे हिसाब से ऊर्जा के क्षेत्र में, या अभी आपने देखा होगा कोल से रिलेटेड जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कही गई है, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे आधारभूत जो ढांचे हैं उनसे रिलेटेड जो है नीतिगत परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसी अनुपात में नहीं आगे बढ़ रहा है। और वो बहुत अहम है जबकि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 8-9% से गिर करके 4-5%। ठीक बात। तो इसका सीधा मतलब ये भी है दर्शकों की जानकारी के लिए कि जो फैसले अब लिए जा रहे हैं उन फैसलों को लेने में बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब देर हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पॉइंट आपने पहले उठाया था कि इस सरकार के लिए जब अब कुछ ही दिन बचे हैं अगले साल के चुनाव के पहले, उसे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अब कोई नए बड़े नीतिगत परिवर्तन पर फोकस करने की बजाय जो पुरानी नीतियां जो ऑलरेडी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उनको बहुत ही ध्यान से कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। और प्राइवेट सेक्टर का जो डायलॉग विदेश के प्राइवेट सेक्टर के साथ हो रहा है वो हमारे इंटरनल प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एक बड़े ही ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म के तहत होना चाहिए। लेकिन जिंदर साहब, क्या इतना आसान है कि आप जैसे जो तमाम निवेशक हैं, जो तमाम संस्था हैं, उनको भी बुलाया जाए, उनसे ये कहा जाए, अपील की जाए कि आप निवेश कीजिए अलग अलग क्षेत्रों में और आप तैयार भी हो जाएं? या आपको लगता है कि जो लाल फीताशाही है, जो भ्रष्टाचार है, पारदर्शिता की कमी है, ये अपने आप में एक बुनियादी समस्या है? सिर्फ भारतीय जो निवेशक हैं वही इस पर चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं, भारतीय मूल के जो विदेशी उद्योगपति हैं वो भी चिंता जाहिर कर चुके हैं इस पूरे मामले पर।
देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कड़ी को टूटती है। निवेशक जो होता है, व्यापारी जो होता है, वो ये देखता है कि मेरा सर्कल पूरा हो रहा है, मेरा पैसा जो मैं आज लगा रहा हूँ कब मेरे मुझे वापस मिल रहा है, वो बिल्कुल करना चाहता है, उस पैसे को रोकना नहीं चाहता। रुकावट वहाँ आती है जब 17 किलोमीटर आपने सड़क बना दी और 3 किलोमीटर आप बना नहीं सकते क्योंकि उसका एक्विजिशन नहीं हुआ है, जोड़ नहीं सकते, तो वो काम नहीं आएगी, वो उसमें अटकना नहीं चाहता है। तो इसी तरह से ये जो चीजें अटकी हुई हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई एक लूज पॉइंट्स हैं जिनको प्लग होल, जो लूप होल्स उनको प्लग नहीं किया जा पा रहा। अगर उनको प्लग कर दिया जाए, पॉलिसी सिंप्लीफाई हो जाए, अगर हमें दिख जाए कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं और बीच में कोई रुकावट नहीं है, सब लोग रास्ते पे जाने को तैयार हैं, लेकिन रुकावट वाले रास्ते पे आगे बढ़ने को कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके बाद अनसर्टेनिटी होती है। कब होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता। जो पैसा मैं आज लगा रहा हूँ वो वापस कब आएगा, जब तक वो चीज काम पार ही नहीं लगा तो पैसा वापस नहीं आएगा, तो आप अटकने का डर बना रहता है। तो इसलिए पॉलिसीज में इस तरह का पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। और यही बुनियादी सवाल भी है प्रोफेसर जोशी कि आप विदेशों के दौरे भले ही करें, आप भले ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करें, उनसे अपील करें कि आप आइए भारत में निवेश कीजिए, लेकिन जो कम से कम भारतीय निवेशक हैं, पहले आप उनके बारे में सोचिए। नीतियों के स्तर पर जहां जहां आपको बदलाव लाना है आप उस पर विचार करें, जहां जहां आपको पारदर्शिता लानी है आप उस पर विचार करें, उसके बाद तस्वीर बेहतर हो पाएगी। नहीं, वो तो निश्चित रूप से है कि अमेरिका का जो बेसिकली जो निवेश है वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं है, उनका टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्षेत्र में है। तो ये और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जरूरत है, ये एक अलग चीज है। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप भारत की और चाइना की अगर आप रेल को भी देखो तो उनकी 300 किलोमीटर की स्पीड है, हमारी स्पीड 100 से ऊपर नहीं बढ़ रही है। बिजली की जहाँ तक बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे दुनिया की आबादी बिना बिजली की रहती है। 70-72 करोड़ लोगों के पास हिंदुस्तान में बिजली नहीं है। ये तब है जब हमने 2012 में सबको बिजली देने का वादा किया। अच्छा, पेट्रोल का जहाँ तक सवाल है, ऑयल एनर्जी का हमारी डिपेंडेंस 80-85% बाहर के मार्केट में, तो इन सबके अलग अलग सोल्यूशंस है। अब विदेश का दौरा, जो अमेरिका वाली जो बात है, अमेरिका की जो बेसिक कंसर्न इंडिया के अंदर है वो, बिकॉज अमेरिका एक्सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट, तो उनकी कंसर्न जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है, तो वो मेरे ख्याल से दूर करने वाली बात। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप अभी देखो तो उसके अंदर आप देखिए, जैसे दवाइयों की बात, तो अमेरिका कहता है कि भाई आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंफ्रिंजमेंट ना करें, लेकिन अगर आप दवाई देखते हो तो जो अभी आपने बेयर वाला जो केस देखा जो हुआ, जिसमें सरकार को कंपल्सरी इशू करना पड़ा, जो दवा $5,500 की है वो हिंदुस्तान के अंदर $170 की बनाई गई, और उसके अंदर नेटको को सरकार ने कंपल्सरी लाइसेंस इशू किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपने क्यों कर दिया। दूसरा जो आपने नवरटिस वाला केस देखा, उसके अंदर आपने देखा कि वो $70,000 की जो दवा की कॉस्ट है वो इंडिया के अंदर 2,500 की, वो कहते हैं कि हमने हमारा पेटेंट प्रोटेक्शन इंडिया में नहीं। तो अगर आप देखो कि ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो जिसको हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहते हैं, तो आप उसके डोज बढ़ा दो कि भाई 2 बार की जगह 1 बार लो तो हमारा नया पेटेंट हो गया। वो कहते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा कि हमारा, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। तो वो चीजें अमेरिका इज दूसरा, अमेरिका इज कंसर्न अबाउट इट काउंटरफिटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट का देखा, सॉफ्टवेयर का देखा, वो कहते हैं कि पायरेसी होती है। वैसे देखो तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 85% ऑफ द प्रोडक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आर यूज्ड काउंटरफिट। हिंदुस्तान के अंदर वो कहते हैं कि यहाँ पे काउंटरफिटिंग होती है। सो दीज आर द इश्यूज व्हिच आई थिंक वी नीड टू टेक अप विद अमेरिका एंड टेल देम दैट। अब दवा का तो मैंने आपको बता दिया कि 97% की गिरावट केवल एक फैसले से हो गई, एक दवा के अंदर। प्राइसेस का समय दवा का हिंदुस्तान में और अमेरिका में 200 टाइम्स। तो ये इशू मुझे लगता है अमेरिका में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सबके बीच राजीव जी क्या आपको लगता है, जो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2017 तक जुटाने की बात अभी डॉक्टर दास कर रहे थे, खासतौर से सिर्फ बुनियादी ढांचागत विकास के लिए, मौजूदा स्थिति में क्या हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? देखिए, अभी जो हालात है, अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सिर्फ इसी 5 महीने की ट्रेड डेफिसिट को जोड़ें, भारत की ट्रेड डेफिसिट कितनी रही है, तो पिछले मई महीने में सबसे ऊपर लगभग $20 बिलियन, $20 बिलियन की। पूरे 5 महीनों का अगर देखें, कभी $13 बिलियन, कभी $18 बिलियन, ये डेफिसिट रही है भारत की ट्रेड डेफिसिट, जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर डालती है। भारत, अब दूसरी तरफ हम ये देखिए कि भारत के जो उद्योगपति हैं वो बाहर निवेश कर रहे हैं। अमेरिका से पिछले 3-4 महीने में जितना निवेश भारत में आया, लगभग उतना ही निवेश अमेरिका में हुआ।
अमेरिका में अभी जो जॉब की इशू चल रही थी, 1 लाख से ज्यादा जॉब जो है वो क्रिएट किया गया और वो भारतीयों ने किया वहाँ क्रिएट। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। जब हम वहाँ जाके जॉब क्रिएट कर रहे हैं, हम जब भारत से बाहर निवेश कर रहे हैं, यूरोप से फ्रांस, अभी फ्रांस की पूरी टीम आई थी यहाँ पे, इंग्लैंड की पूरी टीम आई थी निवेशकों से बातचीत कर रही थी, तो वो अब निवेशकों को लुभाने की बात कर रहे हैं, वो SEZ बनाने की बात कर रहे हैं यूरोप में। यूरोप की बहुत कंट्री ये कहती है कि आप आओ, हम आपको एक स्पेशल जगह दे देते हैं, आप वहाँ ट्रेडिंग करो और वहाँ आपको टैक्स फ्री जोन देते हैं। ठीक बात। भारत की तरफ से भारत FDI पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है, लेकिन यहाँ के जो निवेशक हैं, आपके जो उद्योगपति हैं, उनको वैसा माहौल देना, उनका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उनको उस पर ध्यान देना, इसकी आवश्यकता है। ठीक बात। आप कह रहे हैं कि भारत के वित्त मंत्री अमेरिका जरूर जाएं, वो वहाँ के निवेशकों को लुभाएं, वो तमाम निवेशक भारत में आकर निवेश भी करें, ये ठीक बात है, लेकिन सिर्फ FDI ही एक मात्र मंत्र नहीं है जिसको लगातार जपे जाता रहे और उसके बाद हम उम्मीद करें कि आर्थिक सुधार हो जाएगा, सारे क्षेत्रों में एकाएक बदलाव दिखने लगेगा। जो भारतीय निवेशक हैं और उनसे जुड़ी नीतियां हैं, उन पर भी विचार किया जाए तो कहीं ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है सकारात्मक रूप से। लेकिन यहाँ अहम बात है कि जो भी लाभ हो वो रोजगार परक हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी खबर वित्त मंत्री जरूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।